नमस्कार, सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोरा 10 मई 2024 का संपादकीय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है चुनाव के मौसम में ठकुराइत की बात। महाराणा प्रताप की जयंती पर विशेष रिपोर्ट। महाराणा प्रताप के पूर्वजों की शौर्य गाथा, जिसके लेखक हैं प्रियांशु सेठ, जो अतिथि संपादक हैं। लेखक दिल्ली में रहते हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। लिखते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की संतान ही राजपूत लोग हैं। मेवाड़ के शासनकर्ता सूर्यवंशी राजपूत हैं। ये लोग सिसोदिया कहलाते हैं, जो श्री रामचंद्र जी के पुत्र लव की संतान हैं। वाल्मीकि रामायण में आया है कि श्री राम जी ने अपने अंतिम समय लव को दक्षिण कौशल और कुश को उत्तरीय कौशल का राज्य दे दिया था। कर्नल टाड साहब की राय है कि मेवाड़ के वर्तमान शासनकर्ता के वंश के पूर्वज राजा कनकसेन ने ही पहल जननी जन्मभूमि का त्याग किया था और इसी के किसी बेटे पोते ने सौराष्ट्र और वल्लभीपुर में अपने राज्य की नींव डाली थी। जिस समय शिलादित्य नामक राजा वल्लभीपुर में राज्य करता था, उस समय उन्होंने वल्लभीपुर पर आक्रमण करके उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। युद्ध में बेचारा राजा भी काम न आया। इसकी रानी पुष्पवती गर्भवती थी। संतान की रक्षा के विचार से इसने एक गुफा में शरण ली। वहीं इसके गर्भ से एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, जो गुह नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेवाड़ के राजपूत लोग गुह के वंशधर होने के कारण गुहलौत कहलाते हैं। बहुत समय के बाद इसी राजा गुह के वंश में नागादित्य नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र बप्पारावल अपनी वीरता से सर्वत्र विख्यात हुआ। बप्पारावल की वीरता की जितनी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है, क्योंकि बप्पा सिर्फ चित्तौड़ के किले पर अपना झंडा फहराकर चुप नहीं बैठे थे, बल्कि अपनी अद्वितीय वीरता से उन्होंने कंधार, कश्मीर, इराक, ईरान, तेहरान और अफगानिस्तान इत्यादि पाश्चात्य मुल्क के बादशाहों को भी जीतकर अपने अधीन कर लिया था। बप्पा रावल का असली नाम भोज था, किंतु प्रजा उन्हें पिता के तुल्य मानती थी। यही कारण है कि बप्पा के नाम से विख्यात हो गए। बप्पा जब चित्तौड़गढ़ की गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र 14 या 15 वर्ष से अधिक नहीं थी। अतः इन्हीं के वंशधरों के हाथ में अब तक मेवाड़ के शासन की वागडोर चली आती है। डोंगापुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़े पर भी अब तक इन्हीं की संतानों का अधिकार है। बप्पारावल की 9वीं पीढ़ी में रावल खुमान बहुत ही विख्यात राजा हुए। इन्होंने खुरासान के एक आक्रमणकारी के दांत ऐसे खट्टे किए थे कि जिसे संसार देखकर चकित हो गया था। रावल खुमान के पश्चात प्रसिद्ध राणा समर सिंह हुए। इस समय राजपूतों में आपसी अनबन और फूट की आग सुलग उठी थी। जब भारतवर्ष को गुलामी की बेड़ियों से जकड़न वाले राजपूत कुल कलंक कन्नौज के राजा जयचंद के संकेत से शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया था, उस समय युद्ध के मैदान में राणा जी ऐसी बहादुरी से लड़े कि दुश्मन लोग भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इनका पुत्र कल्याण सिंह यवनों से लड़ता हुआ उनकी आंखों के सामने मारा गया था। इसके बाद उन्होंने महाराजा पृथ्वीराज के मारे जाने का समाचार मिला, पर यह सुनकर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़ा और युद्ध में डटे रहे। जिधर निकल जाते उधर ही दुश्मनों को विध्वंस कर धराशायी कर देते थे। अंत को आप भी इसी युद्ध में काम आए और संसार को ये दिखा गए कि सच्चे वीर लोग किस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन अंतिम श्वास तक करते रहते हैं। राजा समर सिंह राजा पृथ्वीराज के बहनोई थे। इनके बाद एक एक बहुत से राणा लोग मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। सन 1275 ईस्वी में राणा लक्ष्मण सिंह गद्दी पर बैठे। उस समय वे नाबालिग थे, अतः राज्य के कठिन कार्यभार को संभालने योग्य नहीं थे और इस कारण उनके चाचा महाराणा भीम सिंह राज्य को संभालने और उचित रीति से इसका प्रबंध करने लगे। भीम सिंह की रानी पद्मिनी बड़ी ही रूपवती थी, साथ ही धर्मपरायण वीरांगना भी थी। अलाउद्दीन खिलजी इस समय दिल्ली का बादशाह था। इसने भी पद्मिनी की सुंदरता का हाल सुना और अपने नापाक इरादों के कारण इसे बेगम बनाने का निश्चय कर लिया। बस फिर एक भारी मुगल सेना के साथ वह चित्तौड़ पर चढ़ाया, किंतु वीर राजपूत गढ़ अपने
राजा और रानी के लिए ऐसी वीरता से लड़े कि वे चित्तौड़ को विजय ना कर सका। तब उसने अपनी प्रबल इच्छा जताई और कहा कि मैं एक बार रानी पद्मिनी को देख लूं। यदि मेरी बात मान ली जाएगी तो मैं अपने लव लश्कर सहित दिल्ली लौट जाऊंगा। भीम सिंह ने उत्तर दिया कि प्रत्यक्ष तो मैं पद्मिनी को दिखा ना सकूंगा, किंतु हाँ, एक आईना उसके सम्मुख इस प्रकार रख दिया जाएगा कि जिसमें से पद्मिनी का चेहरा उसे बखूबी दिखाई दे, किंतु यह स्वयं सामने ना आएगी। साथ ही यह भी शर्त रहेगी कि चित्तौड़ के भीतर वह केवल 2-1 शरीर रक्षक के साथ आ सकता है। अलाउद्दीन ने उसकी ये बात मान ली, क्योंकि वह जानता था कि राजपूत अपनी बात के बड़े धनी होते हैं। अतः वह 2-1 आदमियों के साथ किले में चला गया और आईने में से पद्मिनी का चेहरा देख लिया। महाराणा भीम सिंह बादशाह को किले के बाहर तक पहुंचाने चले आए, किंतु जो ही वे बाहर निकले त्यों ही तुर्की फौज का एक बेड़ा, जो अलाउद्दीन के हुक्म से जंगल में छिपा हुआ था, घात लगाकर झपट कर निकला और भीम सिंह को छल से पकड़कर कैद कर लिया। तब अलाउद्दीन ने कहा कि जब तक पद्मिनी अपने आप मेरे पास आकर मुझसे शादी न कर लेगी, मैं राजा को नहीं छोड़ूंगा। पद्मिनी पहले तो बहुत डरी, किंतु वह भी बड़ी साहसी थी। उसने कहा, मालूम हुआ तुर्कों में भी अपने वचन की आन नहीं है, उन्होंने हमें धोखा दिया है। बस इसका जवाब तुर्की देना ही ठीक है। इसलिए उसने कहला भेजा कि यदि बादशाह राजा को छोड़ दे तो मैं अलाउद्दीन की बेगम बनने की खुशी से चली जाऊंगी। मुझे अपनी समस्त दासियां और वस्त्राभूषण बंद पालकियों में ले जाने की आज्ञा दी जाए, इसलिए कि जिसमें तुर्क सिपाही मुझे देख ना सकें। अलाउद्दीन ने यह बात स्वीकार कर ली। अब इधर पद्मिनी की पालकी किले से बाहर निकली। हर एक का ख्याल था कि इसमें रानी पद्मिनी है, किंतु उसके स्थान में पालकी के भीतर एक बादल नाम का राजपूत बैठा हुआ था, जिसके साथ साथ 70 पालकियां और भी थीं। तुर्क समझे कि इनमें दासियां, बांदियां और आभूषण आदि हैं, लेकिन हर एक में एक एक राजपूत सिपाही सशक्त तैयार बैठा हुआ था। पालकी उठाने वाले भी कहार नहीं थे, बल्कि वास्तव में हर एक वीर राजपूत सिपाही ही थे। फिर पद्मिनी के चाचा वीर गीरा ने अलाउद्दीन से निवेदन किया कि पद्मिनी अपने पति से अंतिम मुलाकात और उससे विदा होना चाहती है। यह सुनकर खिलजी को प्रसन्नता हुई। उसने कहा, भीम सिंह इस खेमे में बैठा है, रानी उससे जाकर मुलाकात कर सकती है। तब पालकी खेमे में ले जाई गई। बादल बाहर निकला और उसके साथ आए अंग कवच को भीम सिंह ने पहन लिया। भीम सिंह झट एक घोड़े पर सवार हुए और क्षण भर में पद्मिनी के रक्षार्थ उसके पास कुशल पूर्वक पहुंच गए। इधर तुर्कों और राजपूतों में घमासान लड़ाई हुई, जिसमें थोड़े ही राजपूत जीवित वापस पहुंचे। उन जीवित राजपूतों में एक बहुत ही शूरवीर राजपूत था, बादल। फिर अलाउद्दीन ने किले पर आक्रमण किया, लेकिन सफल मनोरथ ना हो सका, इसलिए लाचार दिल्ली चला गया। 1-2 साल बाद अलाउद्दीन ने पुनः अफगानियों और तुर्कों की बड़ी भारी फौज जमा कर ली और तुर्कों की एकदम चित्तौड़ पर चढ़ाया। भीम सिंह अपने जाति के बहुत से मनुष्यों को नगर रक्षा में पहले से ही गंवा चुके थे। जो राजपूत बाकी बचे हुए थे वह सच्चे वीर और राजभक्त तो अवश्य थे, परंतु तुर्कों की सेना का सामना करने में असमर्थ थे। 6 महीनों तक यह युद्ध चलता रहा। दिन पर दिन राजपूत वीर मातृभूमि के लिए अपना सिर बलिदान करते जाते थे। इस प्रकार इधर राजपूत घट रहे थे और उधर तुर्की सेना दिल्ली से आकर बढ़ती जा रही थी। महाराणा के 12 बेटे थे। दूसरे दिन इनमें से सबसे बड़े बेटे ने सिर पर सरपंच बांध लिया। इसने 3 दिन तक राज्य किया और चौथे दिन मारा गया। इसी प्रकार बाकी में से प्रत्येक बारी बारी से गद्दी पर बैठे और हर एक 3 दिन तक राज्य करते हुए तुर्की की अथाह सेना से परास्त होकर मारे गए। होते होते 11 मुकुटधारियों का प्राण विसर्जन हो चुका और सबसे छोटा भाई बाकी रह गया। तब राजा ने अपने सामंतों को अपने पास बुलाकर कहा, अब चित्तौड़ के लिए मैं अपनी जान देता हूँ। अब इस बार मेरा ही सिर रणभूमि पर गिरेगा। अब भीम सिंह ने इस बार छोटा सा व्यूह बड़े शूरवीर सिपाहियों का रचकर तैयार कर लिया। अपने सबसे कनिष्ठ पुत्र को इस व्यूह का सेना नायक नियत किया और कहा, पुत्र बस जाओ, तुर्कों का से अभेद सेना दल को भेद कर अपना मार्ग निकाल लो। इनसे बचकर यहाँ से केवलगढ़ में चले जाओ और वहाँ से मेवाड़ के राजा बनकर उस समय तक राज्य करो जब तक कि तुम में चित्तौड़ वापस लौट आने की पूरी शक्ति ना आ जाए। कुमार तो पहले ही जाने पर राजी नहीं हुए। कहने लगे, नहीं पिताजी, मैं यहीं रहूँगा और शत्रु को मारकर पिता के साथ साथ समर भूमि में प्राण गंवाऊँगा। किंतु भीम सिंह नहीं माने और कहा, क्या अपने वंश का एक बारगी नामो निशान मिटाना चाहते हो? नहीं, ऐसा कभी ना होगा। पुत्र तुम इसे कायम रखो।
कुंवर ने लाचार होकर राजा की आज्ञा का पालन कर लिया। अतः उसके साथियों ने दुश्मन की अथाह सेना को चीरते हुए अपना रास्ता साफ कर लिया और इसके बाद इसके खानदान में से एक व्यक्ति बहुत ही दिन के पश्चात पुनः चित्तौड़ का राणा बनकर वापस लौट आया।